कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस फैक्ट्स एंड लॉ इस श्रृंखला में आज हम ले रहे हैं वी शांता वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का केस जो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में डिसाइड किया था। और ये मेडिकल नेग्लिजेंस का सबसे पहला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स ले डाउन किए, लॉ ले डाउन किया और इस केस के माध्यम से ही पहली बार मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में लाया गया। चूँकि ये पहला केस था और इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क हुए और इसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, तो हम एक एक करके सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न तो ये उठाया गया कि जब इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है और मेडिकल काउंसिल्स हर स्टेट में हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड इन अदालतों को मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस क्यों देखने हैं, इस पर ऑब्जेक्शंस थी और इसके उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया था कि कंज्यूमर को मिलने वाली एडिशनल रेमेडी हैं। काउंसिल केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, उनको पनिश कर सकती है, उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है या रोक सकती है या होल्ड पे रख सकती है, वो सब तो कर सकती है, किंतु कंज्यूमर को इसमें कोई राहत नहीं मिलती। इस एक्ट के तहत कंज्यूमर को कुछ राहत देने के प्रावधान किए गए हैं, जैसे कोई डिफेक्ट है तो उसको रिमूव कर देना, अगर कुछ काम ठीक से नहीं हुआ है या गलत हुआ है या हुआ ही नहीं है तो उसकी मनी वापस होना, उसको मेंटल एगनी हुई है या कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए कंपनसेट करना, इन सब चीज़ों का प्रावधान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है, जो कि मेडिकल काउंसिल एक्ट के माध्यम से कंज्यूमर को नहीं मिल सकता। दूसरा प्रश्न ये भी कहा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड ये अदालतें क्या केपेबल हैं मेडिकल मैटर्स को सुनने के लिए, तो इसके जवाब में भी इसी केस में ये कहा गया था कि ये अदालतें पूर्ण सक्षम हैं क्योंकि इनको सभी अधिकार प्राप्त हैं जो सिविल कोड को प्राप्त होते हैं, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन मंगा सकते हैं, मेडिकल लिटरेचर मंगा सकते हैं, एमिनेंट पीपल ऑफ सोसाइटी की हेल्प ले सकते हैं, रिटायर्ड जजेस की हेल्प ले सकते हैं, सब कुछ इनके पास अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए ये केपेबल हैं, ये अदालतें केपेबल हैं मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस को भी डील करने के लिए। तो इसमें जो बातें तय हुई थी, पहली बात तय हुई थी थ्योरी ऑफ रेस इप्सा लिक्वेटर एप्लीकेबल होगा। इसका अर्थ ये है कि फैक्ट्स जब खुद बोलते हैं और खुद एस्टैब्लिश करते हैं तो उसके लिए आपको कोई विशेष रूप से एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट्स के आधार पर भी आप तय कर सकते हैं कि कहाँ भूल हुई है या नेग्लिजेंस है या नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी का ऑपरेशन करते समय कोई सर्जिकल इक्विपमेंट या कोई बाहरी वस्तु शरीर में छोड़ दी जाए और उसके बाद पेशेंट को तकलीफ हुई हो और रीऑपरेट करने पर वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट या जो भी फॉरेन एलिमेंट अंदर छूट गया हो उसको निकाला जाए, तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं अपने आप में तय करते हैं कि इसमें निश्चित रूप से मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है। तो इसमें एक बात ये तय हुई कि जहाँ कहीं फैक्ट्स खुद बोलते हों वहाँ पर बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के भी मेडिकल नेग्लिजेंस माना जा सकता है। दूसरा है पेमेंट थ्योरी। कौन केस डाल सकता है मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए? जिसने सेवाएं ली हों किसी हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से, डॉक्टर से, प्राइवेट हॉस्पिटल से या सरकारी हॉस्पिटल से भी। इसमें कंडीशन ये है आपने पेशेंट ने पेमेंट की है या नहीं। अब पेमेंट थ्योरी क्या है? पेमेंट थ्योरी ये है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं और पेमेंट ले रहे हैं, वे सारे इस दायरे में आएंगे। उनके अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस का केस कंज्यूमर फाइल कर सकेगा। सभी चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो यदि पेमेंट नहीं लेते पर कोई पर्सन
उस हॉस्पिटल को चैरिटी से चला रहा है, somebody else is paying, कोई दूसरा उसको फंड कर रहा है, in that case also पेशेंट कंज्यूमर बनेगा और वो नेग्लिजेंस का केस डाल सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो जनरली पैसा नहीं लेते, किंतु जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्प्लॉयर से पैसा लेते हैं और कोई एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को सर्विस प्रोवाइड करता है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो पेशेंट भी कंज्यूमर होंगे। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ पर मनी नहीं ली जाती किंतु कुछ प्राइवेट रूम्स हैं और कुछ लोगों से पैसे लिए जाते हैं, उस केस में भी पेशेंट कंज्यूमर होगा। जहाँ कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंश्योरेंस कंपनी पे करती है पेशेंट के लिए, वहाँ पर भी पेशेंट कंज्यूमर होगा। और जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टोटल फ्री इलाज होता है, किसी भी एक भी पेशेंट से प्राइवेटली या अदरवाइज पैसे नहीं लिए जाते, तो वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के विरुद्ध पेशेंट मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए कंज्यूमर नहीं हो सके। अब अगला प्रश्न था कि डॉक्टर कब नेग्लिजेंट होगा। डॉक्टर तब नेग्लिजेंट माना जाएगा जब वो किसी ऑर्गन को डैमेज कर देता है अपनी लापरवाही की वजह से, या रॉन्ग डायग्नोज कर देता है और रॉन्ग ट्रीटमेंट देता है, या जो ट्रीटमेंट चुना गया है वो एस्टैब्लिश्ड मेडिकल नॉर्म्स के अंडर नहीं आता, वो अपना ही एक्सपेरिमेंट होता है। इन सब केसेस में डॉक्टर नेग्लिजेंट होगा। और नेग्लिजेंस के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऑपरेशन गलत हो गया, कोई लापरवाही हो गई, अंग भंग हो गया, इन सब चीज़ों के लिए मेडिकल नेग्लिजेंस डॉक्टर के विरुद्ध मानी जा सकती है। किंतु कुछ स्थितियों में डॉक्टर नेग्लिजेंट नहीं होता। जैसे मेडिकल साइंस में 5 मेथड्स हैं जो चुने जा सकते हैं। कोई भी डॉक्टर इलाज करने के लिए इन 5 मेथड्स में से एक मेथड चुनता है। चुनने के बाद भी, वो मेथड अडॉप्ट करने के बाद भी यदि पेशेंट को आराम नहीं आता, तो इन दैट केस डॉक्टर को नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टर गारंटर नहीं है एलिमेंट को क्योर करने का। वो फैसिलिटेटर है, वो कोशिश करता है, वो इलाज करता है। कोई इस बात की गारंटी कोई डॉक्टर नहीं दे सकता कि वो जो इलाज कर रहा है उससे पेशेंट ठीक ही हो जाएगा। एरर ऑफ जजमेंट डिफरेंट फ्रॉम रॉन्ग डायग्नोसिस। एक रॉन्ग डायग्नोसिस होता है, रॉन्ग डायग्नोसिस होने से रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है, किंतु एरर ऑफ जजमेंट यानी कि डॉक्टर को समझने में भूल हुई कि यहाँ पर क्या था, इन दैट केस ऑल्सो डॉक्टर नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा। डॉक्टर्स के लिए 3 स्टेप्स तय किए गए थे कि उसको 3 स्टेप्स फॉलो करने ही हैं। पहला, टू डिसाइड कि वो केस ले रहा है या नहीं ले रहा। इसके लिए उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने पास अवेलेबल एक्सपर्ट डॉक्टर्स, बेड्स एंड सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। दूसरा, अगर उसने डिसाइड कर लिया है ट्रीटमेंट देने का, तो ये भी डिसाइड करना होगा कि उसको ट्रीटमेंट देना क्या है, और जो ट्रीटमेंट देना है वो किस डायग्नोसिस के बेसिस पे है। और तीसरा, जब ये तय हो गया कि डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट क्या देना है, तो क्या उसके आधार पर उसने ट्रीटमेंट दिया, और यदि बीच में कुछ बदला है तो उसका क्या कारण है। क्या उसको लगा कि ये दूसरा ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे पेशेंट को जल्दी आराम आएगा। इस सब चीज़ों की नोटिंग होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए बाकायदा जस्टिफिकेशन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं जो पैरामेडिकल सर्विसेज के अगेंस्ट भी हो सकती हैं। जैसे मनी रिसिप्ट नहीं देता है कोई हॉस्पिटल, उसके लिए भी वो डेफिशिएंट इन सर्विसेज होंगी। प्रेस्क्रिप्शन या केस हिस्ट्री पेशेंट की देने के लिए मना की जाती है, तो भी ये डेफिशिएंसी इन सर्विसेज होगी। डिस्चार्ज समरी या टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी जा रही, तो भी वो हॉस्पिटल, क्लिनिक, डॉक्टर हुसोएवर रिफ्यूजेस डेफिशिएंट इन सर्विसेज होगा। कोई इक्विपमेंट शॉर्ट है जिससे पेशेंट को डैमेज हो गया है या बीच में मेडिकल ट्रीटमेंट इंटरप्ट हुआ है, मैंने समझ लीजिए ऑक्सीजन या जनरेटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट प्रॉपरली नहीं है, ऑपरेशन हो रहा है, कुछ डैमेज हो गया है, इन दैट केस ऑल्सो वो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज मानी जाएगी उस क्लिनिक, हॉस्पिटल या डॉक्टर के विरुद्ध।
इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू मार्क नहीं है, पुराने घिसे घिसे आपके इक्विपमेंट्स हैं, टूट रहे हैं और ऑपरेशन करते करते ही वो धोखा दे जाते हैं। इन दैट केस ऑल्सो आप डेफिशिएंट इन सर्विसेज के केस लगा सकते हैं अगेंस्ट हॉस्पिटल। स्टाफ डॉक्टर नर्सेज अवेलेबल नहीं है या वो कुछ गलत काम कर देते हैं, इस तरह के केसेस हैं, बाद में आए हैं, जिसमें स्टाफ डॉक्टर नर्सेज इन लोगों की भूल से या इन लोगों की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से भी यदि कोई नुकसान पेशेंट को होता है तो इन दैट केस ऑल्सो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर्स नेग्लिजेंट माने जाएंगे। ये एक ब्रॉडली हमने ये बताया कि इस केस में किन किन इश्यूज को उठाकर बात की गई थी और किस तरह से मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस का ये पहला केस था कि किन किन बातों के लिए आप मेडिकल नेग्लिजेंस का केस डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक केस को लेंगे और एक एक केस के फैक्ट्स और उसमें उठाया गया मूल मुद्दा, लॉ पॉइंट, उस पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि आपका जो केस होगा उसमें आपको देखना ये होगा कि कौन सा लॉ आपके केस में एप्लीकेबल होगा और उसी आधार पर आप केस लॉ को चुन सकेंगे। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको मिलते रहें। और जो श्रृंखला हमने आज शुरू की है मेडिकल नेग्लिजेंस की, कम से कम इस श्रृंखला के साथ आप बने रहें और मेडिकल नेग्लिजेंस के सारे केसेस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।